नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देश की राजनीति में बहुत हंगामा मचा हुआ है, तो उसकी बात भी करेंगे। केवल सेंटर की राजनीति में नहीं, कुछ राज्यों में भी बहुत सारा बवाल है, उसकी बात भी होगी। लेकिन पहले, जैसा आप देख रहे हैं, फिर फंसे राहुल गांधी। फिर कैसे फंस गए? क्योंकि अब वो जो किताब लहरा रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ की, उसके बारे में पब्लिशर ने कह दिया कि किताब हमने छापी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो राहुल गांधी से स्वाभाविक तौर पर अब ये पूछा जाएगा कि उनके पास ये किताब कहां से आई। तो मैं जल्दी से देवेंद्र से जानना चाहता हूं कि क्या वाकई अब ये एक लीगल मैटर बन गया है और राहुल गांधी भी उसमें आएंगे? बहुत सीरियस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स जो कि बहुत गंभीर धाराएं होती हैं, उसके तहत ये मामला बनता नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसी पुस्तक जिसको आर्मी ने अभी तक अनुमति नहीं दी उसके पब्लिकेशन की, वो पब्लिश्ड बुक अगर आप लेके पब्लिकली आ रहे हो, अपने हाथ में उसको लहरा रहे हो, तो उस पर एफआईआर हुआ। पब्लिकेशन ने कह दिया कि हमने तो छापा नहीं है और किसी भी रूप में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो पब्लिशर का स्टेटस है वही बुक का स्टेटस है। और तीसरी चीज़ की, राहुल गांधी ने पहले पार्लियामेंट जब वो आए थे तो उन्होंने बताया था कि हाँ, ये बुक तो अवेलेबल है। अब निश्चित तौर पे देखना होगा कि जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो वो क्या बताते हैं कि कहाँ से उनको पुस्तक मिली, क्या किसी अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म से मिली या किसी और तरीके से उनके पास से पुस्तक पहुंची तब है। ये मामला शुद्ध रूप से कानूनी मामला बन गया है। शुद्ध रूप से कानूनी मामला सौरभ। अब पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ करेगी ही करेगी इस मामले में, क्योंकि प्रथम दृष्टया जहां उल्लंघन होता नजर आ रहा है वो सीधे सीधे राहुल गांधी के पास। तो चलिए, अब इस पे तो फिर अब आगे बात जब तब होगी जब फिर एक्शन पुलिस कुछ लेती है। दूसरा, पार्लियामेंट में आज कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों के सांसदों के साथ उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव कर दिया है। मतलब वो एप्लीकेशन, वो याचिका उन्होंने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को दे दी है। उसमें 118 सांसदों के नाम हैं। तो पहली कंट्रोवर्सी तो ये हो गई कि उस एप्लीकेशन में जो है तारीख ही गलत डली हुई थी। साल 2025 उसके अंदर कई जगह मेंशन था। मुझे नहीं मालूम कि वो सुधार किया गया अभी तक कि नहीं किया गया। वो एक्सेप्ट हो गई वो याचिका। उसके बाद दूसरा नोटिस दिया गया जैसे ये बात बाहर सामने आई सौरभ। और जैसा कि आपने कहा कि 118 सांसदों के हस्ताक्षर, मतलब 118 हाथ में मिनिमम गया। उसके पहले इनका बैक ऑफिस उसने तैयार किया होगा। और प्रथम पेज पे ही आप देखें तो ऊपर एक डेट 26/2000 है, उसके बाद 3 डेट लगातार 2025, 2025, 2025 और कुल 4 जगह उसमें थे नोटिस में। और जैसे ये बात सामने आई तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से हम लोगों ने मजे लेने शुरू किए पार्लियामेंट में कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, नोटिस तक सही नहीं लिख सकते। तो सबने पल्ला झाड़ना शुरू किया कि हमने ये ड्राफ्ट नहीं तैयार किया था, हमने ये ड्राफ्ट नहीं तैयार किया था। तो इतना उसमें राहुल गांधी का भी सिग्नेचर नहीं है। दूसरी चीज़, उसमें राहुल गांधी का सिग्नेचर नहीं है। उसमें बाकी 118 सांसद हैं, राहुल गांधी का नहीं है। और ज़्यादा मतलब राजनीतिक तौर पे देखें तो टीएमसी का उस रिमूवल मोशन जो है स्पीकर के लिए, रिमूवल मोशन, उसमें नो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो रिमूवल मोशन में टीएमसी का भी सिग्नेचर नहीं होना। और टीएमसी ने, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को सीधे साफ कर दिया था कि पहली बात तो ये कि जो 4 इशूज़ हैं वो अपोजिशन का होना चाहिए और एक बार हम लोग स्पीकर को बताएं। दूसरी चीज़ कि स्पीकर को 3 दिन 4 दिन का कुछ टाइम दें। तीसरी चीज़ कि उसके बाद अगर स्पीकर नहीं सहमत होते हैं तो ये तो स्टेप, लास्ट स्टेप होना चाहिए जब रिमूवल का आप मोशन देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे आप इसको लेके आगे, उससे हल्कापन आता है। तो कांग्रेस यहाँ भी टीएमसी को अपने साथ रख नहीं पाई। अपोजिशन में फूट हुआ, जिसके चलते वो समझ में आ गया कि ये मुद्दा ज़्यादा चलना नहीं है। और तब आज जब सरकार के साथ बैठक हुई तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक महज औपचारिकता है। लोकसभा में 118 के नंबर के साथ आप क्या ही कर पाएंगे बस। लेकिन क्योंकि अपोजिशन इतना आगे जा चुके थे, राहुल गांधी इस मामले को लेकर इतना आगे जा चुके थे कि वहाँ से सीधे पीछे हट नहीं सकते थे। डिस्कशन, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ऐसे सारे अपोजिशन वाले दल भी चाह रहे थे बजट पर डिस्कशन। तो वहाँ पे एक तरह से फेस सेविंग के तौर पे बस एक मोशन दे दिया गया है कि हाँ भाई ये नोटिस हम दे रहे हैं, मोशन उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं। और बाकी आप देखिए तो आज समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव या टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने लोकसभा में भाषण किया भी, उन्होंने अपनी बात रखी भी। लेकिन स्पीकर ओम बिरला के हवाले से एक खबर आई है कि जब तक इस मोशन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो लोकसभा नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये तय किया कि क्योंकि हमारे खिलाफ ही हमको हटाने को लेके ये नोटिस दिया गया है, तो उस कंडीशन में जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक मैं सदन में नहीं आने जा रहा हूँ। और उसके पीछे बहुत वजह से आप समझ सकते हैं कि जब जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो एक अपने मोरल, लेकिन स्पीकर की खिलाफ शिकायत पर कौन फैसला करेगा कि ये शिकायत लेनी है कि नहीं लेनी है? इसमें 2 चीज़ें सौरभ। एक तो पहले के अगर उदाहरण के हिसाब से देखें तो 3 बार ऐसा हुआ है कि 3 स्पीकर के खिलाफ, चाहे जाखड़ कर लें, मावलंकर कर लें या हुकुम सिंह, उनके खिलाफ सदन में ये बहस तक हुई थी मामला, लेकिन तीनों बार तब भी प्रस्ताव गिरा था। अब स्पीकर के खिलाफ ये मामला होता है तो अगर डिप्टी स्पीकर होते हैं तो डिप्टी स्पीकर इस पर फैसला करते हैं। डिप्टी स्पीकर है नहीं, अभी सेक्रेटरी जनरल को दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल सिर्फ उसकी पड़ताल ये करेंगे कि ये ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। ऑर्डर के हिसाब से बात करें तो पहली बात, वो सभी 118 सांसद के सिग्नेचर मैच कराएंगे। वो सिग्नेचर जबकि ये सांसद आए थे तो रजिस्ट्रेशन के समय जो उन्होंने अपना साइनिंग मार्क दिया था उससे मैच कराया जाएगा। और बाकी नियम कानून प्रक्रिया का देख के एक बार जब सेक्रेटरी जनरल उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर वो सदन को
रेफर करेंगे और सदन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उसको देखेंगे कि हाँ, मुमकिन इसको है कि लेना इस पर ये उस स्टेज तक जा सकता है कि इस पर बहस हो। इस पर बहस तक की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि अपोजिशन के ही दल अगर आप देखें तो एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें उत्सुक है नहीं कांग्रेस के अलावा। दूसरा, वो कितना सीरियस है आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि 2025-2026 का फर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आपका सीरियसनेस पता चलता है। अच्छा, लेकिन आज लोकसभा चली, लोकसभा में बहस चर्चा हुई। इससे पहले आज सुबह ये खबर आई थी कि 4 डिमांड रखी हैं ऑपोजिशन ने, वो मेजरली कांग्रेस पार्टी की डिमांड्स थी कि इन पर जब तक फैसला नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ सकती है, ये गतिरोध टूटेगा नहीं। एक ये था कि राहुल गांधी एलओपी हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। दूसरा ये कि स्पीकर जो है वो भेदभाव करते हैं, हमारे माइक बंद कर देते हैं, निशिकांत दुबे जब बोलने खड़े होते हैं तो उनके माइक नहीं बंद होते। हमारी महिला सांसदों के ऊपर जो है आरोप लगाए गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर ली, ये एक बात उनका था। और चौथा कि उनके जो 8 सांसद सस्पेंड हुए उनके सस्पेंशन वापस लिए जाए। इसमें से कोई विषय नहीं स्वीकार हुआ? नहीं, इसमें से कोई विषय स्वीकार नहीं किया गया। और उसमें सरकार की तरफ से जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उन्होंने अपोजिशन को यही बताया, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ इन लोगों की मुलाकात हुई थी तो उसमें ये कहा गया कि ये आपका मौका है कि बजट पे आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। अगर आप नहीं भी बोलोगे तो बजट पास होगा, हाउस में बजट पास होगा, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनको ये बात ज़्यादा समझ में आ रही थी। उनको ये लग रहा था कि हमें ज़रूर बोलना चाहिए। चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, अभिषेक बनर्जी की बात कर लें, वो लोग एकदम से इसके पक्षधर थे कि बोलना है। तो उस कंडीशन में कांग्रेस पास कोई और ऑप्शन नहीं था और सिर्फ फेस सेविंग के तौर पर वो नोटिस भी देने का फैसला किया गया। कांग्रेस की बैठक के बाद जब राहुल गांधी निकले थे तो उसमें उनसे कल पूछा गया कि उन्होंने पूछा पहले केसी वेणुगोपाल से कि केसी, कैन वी स्पीक ऑन इंडो यूएस ट्रेड डील? तो केसी ने कहा कि यस वी कैन। तो उस समय 4-5 लोग और भी वहाँ साथ थे। तो उसके बाद हंसते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ते। जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आया होगा कि बजट पे अगर हम बोलते हैं तो इंडो यूएस ट्रेड डील पे भी बोलना चाहेंगे। लेकिन हैरानी तब भी हुई फिर कि राहुल गांधी खुद चाहते तो बजट पे आज इनिशिएटिव लेके जो मौका उनको तब नहीं मिला उस पर धज्जियां उड़ा सकते थे, बहुत सारे सवाल पूछ सकते थे जो बाहर उन्होंने ट्विटर पे या बयानों में जो दिया था। लेकिन आज तो उन्होंने नहीं बोला। कल के लिए भी अभी तक सूचना नहीं है। अब देखना होगा कि क्या आखिर में राहुल गांधी फिर बोलने का मौका लेके कुछ बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर उस लाइन पे आते हैं। अगर उस तरह की पॉलिटिक्स करना होगा तो वो ये करेंगे, जो कि सरकार की तरफ से बार बार इस बात को लेके कंसर्न रहता है कि अपोजिशन के साथ जब हम लोग बातचीत करते हैं राहुल गांधी को लेकर खासतौर पे, तो जो बातें तय की जाती हैं उसका ये लोग उल्लंघन कर देते हैं। उसका उल्लंघन किस रूप में है कि जैसे मान लीजिए कि तय हो गया कि हाँ इस ग्राउंड पर डिबेट होगा, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह लेती है, उसके बाद हाउस छोड़ के वॉकआउट कर जाएंगे। उस बात को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती है इन लोगों के वर्ड्स पे। लेकिन क्योंकि बजट पे डिस्कसन होना था तो हो रहा है। कल वित्त मंत्री का जवाब, बट राहुल गांधी आप कह रहे हैं वो दिख रहे थे इंटरेस्टेड ट्रेड डील पर बोलने पे। हाँ, लेकिन मैं आज देख रहा था कुछ सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने ये मांग की कि स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोलने का मौका जब इनको दिया जाता है तो फिर वही रट लगाता है कि मैं उसी किताब से पढ़ूंगा। और अब अगर राहुल गांधी ने ऐसा किया, जब पब्लिशर कह चुके हैं, ऑथर कह चुके हैं कि बुक पब्लिश नहीं है, और अगर राहुल गांधी फिर इंसिस्ट करते हैं जब भी वो माइक पर आए, तो क्या कोई संभावना है कि उन पर कोई कार्रवाई भी हो? नहीं, उस तरह की चीज़ तो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो निश्चित तौर पे उस तरह की चीज़ करके उनको कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकली किया जाए उस लेवल तक मामला नहीं जाएगा। जैसे वैसा कुछ होगा आप देखेंगे कि सदन की कार्रवाई फिर स्थगित करनी पड़ेगी और वही होगा। इसमें सरकार के हिसाब से अगर देखें तो सरकार को इसमें खोने जैसा चीज़ जो ये रहता है वो सिर्फ परसेप्शन की बात होती है। सरकार चाहती है कि भाई स्मूथली डिबेट हो, उस डिबेट के बाद अगर हमारा प्रस्ताव कोई भी पास हो, चाहे बजट हो या कोई और चीज़, तो ज़्यादा बेहतर लगता है। अन्यथा अगर आप हंगामा भी कराएंगे तो सरकार के जो सरकारी कार्य हैं, जो विधायी कार्य हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, वो हंगामे के चलते वो बाधित नहीं होते। तो वहाँ पर अपोजिशन को बार बार इसी बात को समझाया गया और अपोजिशन ने समझ लिया कम से कम आज डिबेट हो रहा है। कांग्रेस के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टीज को समझ में आ रहा है कि ये समय व्यर्थ हो रहा है और हमारा मौका जा रहा है। बिल्कुल। और पिछले इश्यूज को लेके भी वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि इसको लेके आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दें। ठीक है। अब एक इशू आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चर्चा में पिछले दिनों रहा, वो था असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का, जो आरोप उन्होंने लगाए थे गौरव गोगोई के ऊपर, जो कांग्रेस के नेता हैं और असम के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी वो समझे जाते हैं, और असम में अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर। उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया कि ये गौरव गोगोई और इनकी जो परिवार है, उनकी जो वाइफ हैं, वो पाकिस्तान में जाके काम करती हैं, तो कुछ पाकिस्तान से उनका लिंक है, ऐसा वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। उन्होंने एक एसआईटी भी बनाई थी इसको लेकर। उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, जिसके बाद ऐसा उन्होंने शायद कहा था कि केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करे। अब निकला क्या उस पूरे मामले में? उस एसआईटी रिपोर्ट की अगर बात करें तो एसआईटी रिपोर्ट के बाद असम की कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। यानी कि मामला गृह मंत्रालय के कोर्ट में है। दूसरी चीज़ की गौरव गोगोई के हिसाब से देखें तो गौरव गोगोई अभी भी
जितने सारे सवाल हिमंत बिस्वा शर्मा की एसआईटी जांच रिपोर्ट में उठाए गए हैं या हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सवालों को खड़ा किया था, उसमें सबके जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं और वेग बात ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। उसमें इशूज़ का अगर उठा के देखें तो जैसे मोटे तौर पर अगर आपको समझना हो तो समझिए कहानी इस प्रकार की है कि एक ब्रिटिश सिटीजन है एलिजाबेथ कोलबर्न, जो कि अब एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई हैं, यानी कि गौरव गोगोई की पत्नी। वो पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान में लीड पाकिस्तान नाम से एक एनजीओ है, एक अली तौकीर हैं जो वो चलाते हैं। अली तौकीर के बारे में बताया जाता है कि आईएसआई से बहुत क्लोजली वो काम करते हैं और भारत के खिलाफ एकदम विषमन करते हैं, जहर उगलते रहते हैं उनके सोशल मीडिया या बाकी जगह पे अगर आप देखें तो। उनके साथ उन्होंने क्लोजली काम किया और उनका जो एनजीओ है वो एक टॉम उडाली सीनेटर यूएस में हैं उनके साथ, और टॉम उडाली वही हैं जो कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान को जब वित्तीय सहायता रोक दी गई थी तो उन्होंने दोबारा शुरू कराने की सिफारिश कराई थी। अच्छा। टॉम उडाली ने, और जॉर्ज सोरोस उसके पीछे, वहाँ से वो लीड पाकिस्तान को फंडिंग मिलता है। अब लीड पाकिस्तान के बाद एक लीड इंडिया खोला जाता है। लीड इंडिया की जो हेड हैं उनको बताया जाता है कि एलिजाबेथ कोलबर्न पाकिस्तान से अब इंडिया में काम करेंगी। इनकी सैलरी जो इंडिया हेड थी उनसे 5 गुना ज़्यादा थी। साथ ही ये कहा गया कि ये रिपोर्ट लेकिन लीड पाकिस्तान को ही करेंगी, इनका सारा सुपरविजन, सारी चीज़ें वहीं पर रहेगी। एलिजाबेथ कोलबर्न गौरव गोगोई की पत्नी बनती हैं। गौरव गोगोई की पत्नी बनने के बाद गौरव गोगोई 2013 में पाकिस्तान जाते हैं 10 दिनों के लिए। पहले उनको वीज़ा दिया गया था सिर्फ लाहौर का। बाद में जब वहाँ चले गए तो हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना था कि वहाँ जाने के बाद इनको एक्सटेंशन दिया गया इस्लामाबाद और कराची के लिए। तो गौरव गोगोई तब सांसद भी नहीं थे, तो इतनी सुविधाएं पाकिस्तान उनको किस वजह से दे रहा था। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि 10 दिन वो वहाँ पे रहे, डिजिटल एब्सेंस रखा उन्होंने। उससे पहले वो सोशल मीडिया वगैरह पे चीज़ें डालते रहते थे, उन 10 दिनों में उन्होंने नहीं डाला। लौट के आए तो फिर बाकी चीज़ें डालना शुरू किए। उस 10 दिनों में एक एब्सेंस रखा उन्होंने। हिमंत बिस्वा शर्मा पूछते हैं कि ये क्यों रखा। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे आप किन किन लोगों से मिले, क्या किए, इन सारे सवालों को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा सवाल पूछते हैं। गौरव गोगोई ने बाद में एक इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उनकी पत्नी वहाँ पे काम करती है इसलिए गए थे, जबकि हकीकत ये है कि ये लोग 2013 में गए थे और 2012 में तो वो पाकिस्तान में काम करना छोड़ चुकी थी। हैं वो ब्रिटिश नागरिक, पाकिस्तान के साथ इतने क्लोजली कनेक्टेड, वो गौरव गोगोई की पत्नी। तो इन सारे इशूज़ को उठा रहे हैं और जो ज़्यादा गंभीर बात वो इशारा कर रहे हैं वो ये कि 2014 में जब गौरव गोगोई सांसद बन गए तो सांसद बनने के बाद गौरव गोगोई ने जैसे जैसे सवाल खड़े किए, सवाल पूछे पार्लियामेंट में, और उसमें कई सवाल ऐसे थे जो भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और इस तरह के रक्षा मामलों से संबंधित थे। भारत, अगर असम के बॉर्डर की बात करें तो असम के बॉर्डर ईस्टर्न, भारत का जो ईस्टर्न हिस्सा है यानी कि बांग्लादेश के साथ लगता है, उसके बजाय उनके सवाल था पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर, जिसका असम से कोई लेना देना नहीं। इस बात को लेकर हिमंता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसे सवाल आप किसके कहने पे पूछे जा रहे हैं, और इसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ये अंदेशा जता रहे हैं कि क्या गौरव को पाकिस्तान ब्लैकमेल करके ये सारे सवाल पूछवा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे, मैंने एक चीज़ सवाल पूछा भी था सौरभ हिमंता बिस्वा शर्मा से कि आखिर अगर ये रिपोर्ट जो एसआईटी रिपोर्ट है सितंबर में आपके पास आ गई थी तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे? उनका ये कहना था कि सितंबर में आने के साथ 2-3 दिन के अंदर हमें इस मामले पे पब्लिक डोमेन में रख के इसको केंद्र सरकार के साथ अनुशंसा करनी थी, भेजनी थी जांच के लिए। लेकिन तब जुबिन का मामला सामने आ गया और जुबिन के मामले को लेके, हाँ, उनके निधन को लेकर असम पूरा उबल रहा था। तो उस समय असम के हालात ऐसे नहीं थे कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। फिर मैंने पूछा कि जब एसआईटी में सारी जाँच हो गई तो गौरव गोगोई से आप पूछताछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं या बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, यहाँ पर फिर केंद्रीय जाँच एजेंसी की क्यों ज़रूरत थी? तो उनका ये कहना था कि जो एसआईटी है वो असम पुलिस ने किया है, लेकिन अब एलिजाबेथ कोलबर्न भारत से कब पाकिस्तान गई या पाकिस्तान से कब भारत आई या उनके साथ अली तौकीर कितनी बार आए, ये तो हम समझ सकते हैं भारतीय एजेंसियों के मार्फत। लेकिन ब्रिटेन से पाकिस्तान कितनी बार गई, वो सब कुछ क्या हुआ, इसके लिए हमें सेंट्रल एजेंसीज की ही ज़रूरत है। और वहां पर यह मामला इतना सीरियस है कि इसके लिए हमने गौरव गोगोई ने इसको बड़ा फ्रिवलस मामला बताया कि सी ग्रेड फिल्म से भी बेकार स्क्रिप्ट लिखी गई। हाँ, लेकिन सौरभ सोचिए, आपकी ये बात जब आप कह रहे हो तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि जितने सवाल खड़े किए गए उनका फैक्ट्स के आधार पर आप जवाब दो। उन 10 दिनों में आप किसके पाकिस्तान से मिले ये बताते, 2013 में पाकिस्तान आपको इतनी फैसिलिटी क्यों दे रहा था, किसके कहने पर दे रहा था, आप ये बताते। तो फैक्चुअल जवाब देने के बजाय वो गोल गोल वाले जवाब ज़्यादा दे रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसा है वैसा है। और इसके पीछे आप देखें क्योंकि असम में चुनाव होना है सौरभ, तो गौरव गोगोई की कोशिश ये थी कि हिमंत बिस्वा शर्मा को असम के एक करप्ट मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करें, जो कि वो बार बार कह भी रहे हैं कि 12,000 एकड़ जमीन ये वो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते थे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर एक नया नैरेटिव खड़ा किया है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चुनाव तक इसी लाइन पे मामला आगे जाते नजर आ रहा है। तो ये तो असम की मतलब चुनावी पिच जो है वो सेट हो रही है पूरी तरह से, एक तरह से उसमें आप
अपसेट के हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव को लेकर के क्या सरगर्मी दिखाई बंगाल में एसआईआर को लेके जो ममता बनर्जी को कोर्ट के द्वारा जो अलग अलग चीजें हैं उसको बीजेपी दिखा रही है कि हाँ ये झटका है, और अब वहां पे एसआईआर को लेके पश्चिम बंगाल सरकार शायद जिस प्रकार की हिला हवाली कर रही थी, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है, या कोर्ट में जो टिप्पणियां आई, तो उससे मामला अब शायद थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन निश्चित तौर पे वो देखना होगा कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल की सरकार एसआईआर के प्रोसेस को उस रूप में स्मूथली आगे बढ़ाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़रूरत है वहाँ के अधिकारियों के सपोर्ट की। वो अगर नहीं हुआ तो फिर एसआईआर का पर्पस, कोर्ट ने साफ कह दिया कि एसआईआर सुचारू रूप से होना ही होना बिल्कुल, वो तो 2 शब्दों में कह दिया गया है। अब इसके बाद देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या उस चीज़ को स्मूथली कराती हैं। तो यह आपके लिए आज का सारा चुनावी और राजनीतिक अपडेट था भारत की खबर में। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आज इतना ही।